जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं। अनुरेक्षक का जो कि सिविल वाले का पेपर हुआ था कल के डेट पे 2 अगस्त को, आप देखेंगे संडे को पेपर था। मात्र इसमें 36% लोग ही ने हिस्सा लिया था। और इसका अगर आप ये देखेंगे ना, पेपर ये था, आप देख पा रहे हैं, ये पूरा पेपर था। तो इसमें मैं मैथ्स के चीज़ों को मैं आपसे डील करूंगा। मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ये लोग क्या करते हैं, ये सब पेपर को देखते नहीं है बेटा। आने वाले टाइम में आपको सारे व्यापक के एक एक क्वेश्चन को देखना है, एनालिसिस करना है, ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मैथ्स का ये था, ठीक है। लिखा है दो रेल पटरियां, समीकरण दिया है x + 2y -4 = 0 और 2x + 4y = 0 द्वारा निरूपित की गई है। कारण दिया है दोनों पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ऐसे ऐसे टाइप के आपके व्यापक में क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना सीखना है। देखिए, दो समीकरण अगर ऐसे हैं, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, तो ये एक दूसरे को कब नहीं काटेंगे। इनका कुछ केस होता है, ये केस पहले हम देख लेते हैं। यदि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन में रहता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसका एक सॉल्यूशन होगा, इसे बोले देते हैं अद्वितीय हल, ठीक है ना। अद्वितीय हल होगा। तो हमको बताना है ये कब नहीं काटेंगे। तो ये वाला केस आएगा जब a1/a2, ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो ये होगा एक दूसरे को नहीं काटेंगे, एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इसका मतलब होगा कि कोई भी हल नहीं निकलेगा, ठीक है ना। ये वाला चीजें इसमें ध्यान दीजिएगा। अगर a1 का बात करें ना, तो यहाँ पर a1 है 1, a2 है 2, तो a1/a2 बराबर b1 है 2, b2 है 4, 2 / 4, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 = c1 आ गया। मतलब 4 उस साइड जाएगा तो 4 और -12 उस साइड जाएगा तो 12, तो 4/12, तो 4 कम 4, 4 × 12 इज नॉट इक्वल टू 1/3 है ना। तो ये सॉल्यूशन है, यही होगा, तब ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इसका मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ये सब आपको देख के सीखना है, ठीक है ना। ये जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना, तो इसका मतलब होगा इस समीकरण के अनंत हल होंगे, अनंत इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर है। तो ये तीनों केस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या r/2 और तिर्यक ऊंचाई 2l है, कितना होगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होगा बेटा। शंकु का जैसी बात करें ना, तो ये बनता है शंकु। मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था तो मैंने कहा भी था कि एक एक चीजों को देख के रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका शंकु, ये रहता है। और मैंने आपको बोला भी था बेटा कि जितना हो सके ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक। तो ये शंकु है। अगर आप शंकु को अच्छे से देखेंगे ना, तो ये है आधार की त्रिज्या और ये है ऊंचाई, और इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ये वाला चीजें कहलाता है तिर्यक ऊंचाई। इंग्लिश में कहा जाता है स्लैंट हाइट, इसे कहा जाता है स्लैंट हाइट। तो हमको बोला गया है कि अगर शंकु की जो त्रिज्या है ना, वो r/2 हो जाए और जो तिर्यक ऊंचाई है वो 2l हो जाए, ये 2l हो गया। तो ये जैसे ही शंकु के तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करता है ना, तो शंकु का टोटल क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया आता है πr r + l। प्रश्न के अनुसार r जो है ना वो r/2 है, l जो है वो 2l है। तो यहाँ रख देते हैं बेटा, ये हो जाएगा πr/2 और r/2 + l की जगह हो जाएगा 2l। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। πr ये हो जाएगा r/4/2 अंदर ले जाऊं +l, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। तो यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज आवर
करेक्ट आंसर। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपको बनाने में बहुत दिक्कतें आएंगी बेटा, क्योंकि अभी के टाइम में मेंसुरेशन और ज्योमेट्री ये सबसे क्वेश्चन बहुत सारा बढ़ाया है, ये सारे एडवांस मैथ्स के पार्ट होते हैं, तो ये सब चीजों को आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर शंकु का कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता ना तो इसका सूत्र होता है पाई आर एन। ठीक है ना, तो ये सब ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 4104 है और महत्तम समापवर्त 9 है। यदि उनमें से एक संख्या 171 होना तो दूसरी संख्या क्या होगी? बताओ। ये कोई क्वेश्चन है बेटा इस टाइप का, ये सब क्वेश्चन आप धड़ाधड़ उड़ाएंगे। मेरे को पता है L इंटू सी मतलब L इंटू एच बराबर होता है A इंटू बी। ये मॉडल नंबर 2 में मैंने HCF एलसीएम वाले में कराया था। तो एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम बोला है 4104 इंटू एच कितना दिया है? तो महत्तम समापवर्त है 9 और कोई भी एक संख्या है 171, तो दूसरी संख्या क्या होगी? इंटू बी। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकल जाएगी 4104 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 171। आप काटेंगे 9 1 जा 9, ये कटा 9 1 कम 9, फिर 8 बचा, 9 निया 81, ये हो गया। 19 का इसके काटूंगा ना, तो अब इसको काटने वाटने का जिसको 19 का टेबल याद नहीं है कैसे करेगा बेटा, क्योंकि 19 दाम तो 190 होता है, अपने को तो इतने तक जाना है। तो ये सब चीजों को बनाने के लिए तरीका होता है बेटा। 9 में मैं ऐसा क्या गुणा करूं, 9 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा इकाई अंक 4 आ जाए। क्या 2 मल्टीप्लाई करूंगा क्या? तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। 9 चौके 36 करूंगा तो 6 आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 9 छक्के 54, यहाँ 6 रहेगा ना, तो 9 और 6 का गुणा करूंगा तभी 4 आएगा, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। इसको भी देख लेते हैं, 8 रहेगा तो 9 8 72 हो जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन गया। आंसर नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। चाहे आप 19 का टेबल लगाइए, चाहे आप आराम से इसको ऐसे बाई ऑप्शन से कर लीजिए, क्योंकि अल्टीमेट तो अपने को सॉल्यूशन करना है ना, सही आंसर बताना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की दर छमाही हो। ये बताइए, ये क्वेश्चन है। 16,000 बोला है, मतलब 100% की वैल्यू ना मेरे को 16,000 दिया हुआ है। ठीक है ना, 16,000 रुपए। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है जबकि छमाही ब्याज की दर हो। 10% प्रति वर्ष बोला है, मतलब 6 महीने में कितना रहेगा? 5%। और 1 साल में 5 का कितना पार्ट बनेगा? 1 साल में 2 छमाही होता है, तो इसीलिए रेट भी जो होगा ना ये 2 बार होगा। रेट जो होगा, एक बार 5% छमाही, फिर एक बार 5% छमाही, मतलब टोटल जो रेट आएगा ना, यहाँ पर हमको क्या निकालना है? ब्याज निकालना है ना। तो जो टोटल ये पी दिया है, तो जो ब्याज आएगा ना बेटा, ये हमेशा इसका रेशियो आएगा 5 + 5 + 5 × 5 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आ जाएगा बेटा 10.25%। अगर साधारण ब्याज बोले रहता है ना तो 5 और 5 2 बार जुड़ जाता है, लेकिन क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज बोला है और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता है, इसीलिए ये वाला सूत्र लगा A + B + AB/100। ये नेट और इफेक्टिव परसेंटेज होता है। तो यहाँ पर हो गया 10.25% की वैल्यू ना आपको निकालना है। बस ये वाले चीजों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये है क्वेश्चन मार्क इंटू 100% बराबर 16,000 इंटू 10.25%। यही है, इसी को तो निकालना है। परसेंट से परसेंटेज कट गया बेटा, 0 से ये 0 कट गया। 1025 का 16 से करूंगा तो कितना आएगा? 1640 इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ये हमारा ब्याज आएगा। ठीक, आप करके देखिएगा, क्योंकि डायरेक्टली दिख रहा है बेटा। ये 1025 है, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर, 16 पंचे 80, 8 16 दूनी 32, 8 40, 4 बचेगा, 16 शून्य 0 6 बचा। तो देखिए ये वाला 6 आ रहा है ना, तो ये डायरेक्टली दिख रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट मार दिया। आप बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 40 किलोग्राम के मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 3:1 है। देखिए, अगर मैं इसको जनरल मेथड से बनाऊं
जनरल मेथड, सामान्य मेथड से बनाऊं तो ये एकदम आसान बनेगा। जैसे मैं बोला कि एक 40 किलोग्राम के मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात है, तो रेत की मात्रा कितनी होगी? तो आप बोलेंगे सर रेत की मात्रा निकालना बहुत आसान है, रेत का अनुपात है 3 बटे टोटल कितना है 3 और 1 4 कुल कितना है 40 किलोग्राम। तो ये 4 कम ये कितना आ गया बेटा? रेत की मात्रा 30 किलोग्राम आ गया। तो ऐसी सीमेंट की मात्रा कितनी हो जाएगी? टोटल 30 था, 30 में टोटल 40 था, 40 किलोग्राम रेत और सीमेंट का मिश्रण था। अगर उसमें रेत की मात्रा 30 हो गई ना, तो सीमेंट की मात्रा 10 किलो आ जाएगी। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस मिश्रण में कितना सीमेंट मिलाया जाए। सीमेंट में नया सीमेंट कितना हो जाएगा? तो नया सीमेंट हो जाएगा 10 प्लस एक्स, यही हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है नए सीमेंट में कितनी मात्रा मिलाया जाए कि अनुपात। तो रेत की मात्रा तो सेम ही रहेगा 30, नया सीमेंट आ गया 10 प्लस एक्स, इसका अनुपात कितना बोल रहा है? नया वाला 5 बटे 2 हो जाए। आप इसको हल करेंगे 30 दूनी 60 बराबर इन दोनों का 5 से गुना होगा 50 प्लस 5x। तो यहां से 60 माइनस 50 10 बराबर 5x। तो x बराबर कितना हो गया? 2 किलो। यही आया x बराबर 2 किलो। अगर x 2 किलो आ गया ना, तो आंसर नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। अगर आप इसको स्मार्ट वर्क से बनाएंगे ना, तो स्मार्ट वर्क से ये और जल्दी बन जाएगा। आपको पता है बेटा कि रेत और सीमेंट का जो अनुपात है ना, ये 3 अनुपात 1 है। फिर बोल रहा है कितना सीमेंट मिलाया जाए कि नया रेशियो जो हो जाए ना, वो 5 अनुपात 2 हो जाए। आपको पता है ना कि सीमेंट मिला रहे हैं ना, तो सीमेंट के अनुपात को मेरे को बराबर करना है। तो 1 में यहाँ पे 2 का गुना कर दूंगा, तो ये भी 2 का गुना हो जाएगा। तो ये हो गया नया अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 2 एकम 2। तो ये जो अनुपात है ना, इसके बराबर हो गया। रेशियो सेम, देखें बोलने का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, पहले है 3 अनुपात 1, अब नया अनुपात हो गया 5 अनुपात 2। तो मिलाया किसमें? तो सीमेंट में मिला रहा है ना, तो रेत की मात्रा हमेशा सेम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो मैं इसमें क्या करूंगा? 5 का गुणा कर देता हूँ, इसमें भी 5 का गुणा कर देता हूँ, इसमें 3 का गुणा कर देता हूँ, इसमें भी 3 का गुणा कर देता हूँ। तो ये मेरा आ जाएगा 15 अनुपात 5 और ये आ जाएगा 15 अनुपात 6, यही होगा। तो आप देखिए यहाँ पर रेत को बढ़ा दिया, 5 से 1 6 कर दिया, मतलब 1 की बढ़ोतरी किया है। और मेरा जो रेत है वो बराबर है। सीमेंट को 5 से 6 कर दिया, लेकिन जो मेरा रेत है ना वो बराबर होगा, क्योंकि रेत में कोई छेड़खानी नहीं किया। तो 1x का मानना है, ये वाला 1x का मान ही मेरे को निकालना है, 1x का मान ही निकालना है। जबकि टोटल 15 और 5 20x का मानना मेरे को 40 किलोग्राम दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन के अनुसार। ये 15 और 5 20x का मान 40 किलो दिया हुआ है। बस x से x काट दीजिए, 20 से कम 20, 20 दूनी 40। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2 kg इज अवर करेक्ट आंसर। तो चाहे आप जनरल मेथड से बनाइए, चाहे स्मार्ट वर्क बनाए, ये रेशियो मेथड से भी बन जाएगा। आप बोलेंगे सर ये कैसे बना? ये अभी जो मैंने बनाया ये रेशियो मेथड ही है। आप आराम से इस चीजों को सीख सकते हैं, ठीक है ना। नहीं आएगा समझ तो मुझे बताइएगा, मैं रेशियो मेथड का आपको एक परफेक्ट एकदम 10 क्वेश्चन बताऊंगा, उस 10 से बाहर नहीं आता, ठीक है ना। तो बताइएगा मुझे। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन दिया है, दो त्रिभुज ABC और PQR में यदि AB बटे QR बराबर BC बटे PR बराबर CA बटे PQ। तो ये ऐसा है ना, इसका मतलब है देखिए AB किसके दिख रहा है? QR के, ठीक है ना। BC किसके साथ दिख रहा है? ये एक दूसरे के वो रहेगा PR। और CA किसका दिख रहा है? तो CA दिख रहा है बेटा PQ के, ठीक। अलग अलग करूंगा ना तो आप देखेंगे ए क्यू के साथ का दिख रहा है, ए जो है क्यू के उल्टा दिख रहा है। तो जहां पर जैसे मैं बोला ये ए होगा ना, तो पक्का यहाँ पर क्यू होगा, ए के साथ वाला क्यू होगा। ऐसी बी के साथ आर है, तो बी के साथ आर है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं बी बना देता, तो यहाँ पर आर बनाऊंगा, ठीक है।
बी का आर हो गया ना, तो पक्का सी का पी ही होगा। तो सी यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर पी होगा, क्योंकि सी का पी से है। तो मेरे पास बनेगा ए बी सी, कहाँ गया, ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये वाला मेरा, ये कहाँ गया, पी का सी। देख लेते हैं कहीं पर पी का सी दिख रहा है क्या, तो यहाँ पर पी और सी ना, पी और सी एक साथ है ना, तो पी का सी, ये पी है, ये सी है, ठीक है। क्यू और ए दिख रहा है, तो क्यू है, ए है, ठीक है। आर और पी, आर और बी दिख रहा है ना, तो ये आर और बी, मतलब ये पहला ऑप्शन सही है। आप देखेंगे पी और ए आ जा रहा है यहाँ पर, लेकिन पी के साथ तो सी आना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। सी और पी दिख रहा है, कहाँ गया, ये ठीक है। बी और क्यू हो रहा है, लेकिन ए के साथ क्यू आना चाहिए, तो ये भी नहीं है। बी और पी हो जा रहा है, तो बी और पी, ये तो आर होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। त्रिभुज पी क्यू आर बराबर त्रिभुज सी ए बी। इसको ऐसे ही बनाया जाता है बेटा, इस समरूपता को बस एक दूसरे से देख देख के बनाना रहता है। चलिए नेक्स्ट, दिए गए आकृति में किरण ओ एस रेखा पी ओ क्यू पर खड़ी है। किरण ओ आर और ओ टी क्रमशः कोण पी ओ एस और एस ओ क्यू के समद्विभाजक है। यदि पी ओ एस बराबर एक्स हो तो आर ओ टी का मान क्या होगा। आप ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें आपको लगेगा पूरा ज्योमेट्री का कंसेप्ट, आराम से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है अच्छे से देखिएगा, ये वाले चीजों को देखिए। यहाँ पे देखिए, ये बोल रहा है OS रेखा POQ पर खड़ी है। ये जो OS है ना, ये रेखा POQ पर खड़ी है। खड़ी होने का मतलब है चाहे ऐसा बना दे चाहे ऐसा बना दे, खड़ी होने का मतलब है ये और कुछ नहीं बेटा, 90 डिग्री का कोण बना रही है। और ये ना ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ घुमाने के लिए बोला है कि खड़ी है। स्टैंड हमेशा ऐसा होता है, ऐसे नहीं होता, ये होता है परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है कि SOQ, जो कोण SOQ है ना, वो एकदम 90 डिग्री होगा, ये फिक्स है। कि दिया है, दिए गए आकृति में किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है। किरण OS जो है ना POQ पर खड़ी है, इसका मतलब है ये टोटल 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। इतना खड़ी होने का मतलब ही है बेटा परपेंडिकुलर, और जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसमें। ये 90 है। फिर बोल रहा है किरण OR और OT क्रमशः POS और SOQ के समद्विभाजक है। ये POR और OT POS और SOQ के समद्विभाजक है, मतलब यहाँ POS दिया है x, तो PO कहा गया POS, ये पूरा दिया है x, तो ये हो जाएगा x/2, ये भी हो जाएगा x/2, आधा आधा। क्लियर है ये वाला। तो अगर ये 90 है तो भाई ये भी तो 90 होगा ना, और 90 है का मतलब ये 45 डिग्री होगा, तो ये भी 45 डिग्री होगा। 45 ये टोटल मिला के कितना हो गया, 90। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये वाला इसको समझना है बेटा, ये कुछ बहुत टफ नहीं है। आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों के दोनों, ये खड़ी है का मतलब कितना हो गया बेटा, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये एंगल बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है, हमको ये 45 मिल गया, अगर ये मेरे को मिल जाएगा ना तो मेरा काम बन जाएगा। तो मेरे को ये पूरा दिया है x, ये ब्लैक वाला जो है ना, ये पूरा x दिया है, तो मेरा ये हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा x/2। मुझे बताइएगा पूरा कोण ये जो रहता है, पूरा रहता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में 90 डिग्री आपको दिया है, तो बचा हुआ पक्का 90 डिग्री होगा, और बचा हुआ 90 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी समद्विभाजक है। समद्विभाजक है, हमको इतना कोण बताना है, ये वाला कोण बताना है, तो ये 45 प्लस ये 45 मिला के कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ऐसे इसको बनाना है एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, दिया है यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई सेंटीमीटर हो तो गोले का आयतन कितना होगा। ये कोई क्वेश्चन है बेटा, गोले का TS है, टोटल सरफेस एरिया आता है, कितना आएगा,
क्या लगता है? तो गोले का सरफेस एरिया आता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 पाई दिया है बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई कट गया, 4 एकम 4, 4 निया 36, आर बराबर आ गया 3। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ठीक है। हमको बताना है गोले का आयतन कितना होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब का मतलब 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 एकम 3, 3 निया 27, 9 चौके 36 पाई हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिया है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 293 और 3239 का महत्तम समापवर्ग, ये अपने को नहीं पता है, अभी छोड़ देते हैं इसको, ठीक है ना। मैच द फॉलोइंग है ना, तो एक काम करते हैं, जितना होता है पहले बना के देखते हैं। ये बनेगा, टाइम लगेगा लेकिन बनेगा। उसको अभी मैं स्टेप करता हूँ, इसको बनाता हूँ। 144 किसका हो जाएगा, 12 का, और 52 प्लस 12 हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 8, ठीक है। 248 प्लस 8 कितना हो जाएगा, तो 256, और 256 किसका स्क्वायर होता है, तो आप बोलेंगे 16 का। तो बी का तो 2 है, इतना फिक्स हो गया कि बी का 2 है, तो बी का 2 यहाँ पर है और बी का 2 यहाँ पर है, मतलब ये ऑप्शन पूरा गलत हो गया, ठीक है ना। अब चेक करते हैं ये वाला, देखते हैं इसको करके। 6 छके 36, छके 616, 6 गुणे 50 प्लस 75 कितना हो जाएगा बेटा, 125। 55 25 पंचे 125, यही होगा। 55 25 पंचे 125, तो ये 5 हो गया। तो 6 पंचे 30, मतलब सी का कितना हो गया, 4। तो सी का 4, बी का 2, सी का 4, मतलब देखिए बहुत अच्छा लगा। देखो बी का 2 इसमें भी है, सी का 4, बी का 2, सी का 4, मतलब आपको दोनों में से कोई एक बनाना रहेगा। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा गणित का यूज करेंगे। 120 और 300 के बीच पूर्ण वर्ग संख्याओं का योग, और योग जो हमें हमेशा होगा ना, बड़ा ही नंबर आएगा, तो 1400 ये हो गया। तो डी का 1 ऑप्शन नंबर है, क्योंकि महत्तम समापवर्ग ना एचसीएफ हमेशा छोटा मिलता है। आप इसको करके भी देख सकते हैं। मैं बोला आपको 20 और 50 का एचसीएफ, या मैं बोला 20 और 40 का एचसीएफ कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 20 और 40 का एचसीएफ, अरे ये तो बहुत आसान है, ये तो 40 हो गया, बीसी आया। एचसीएफ हमेशा कम आता है, एलसीएम हमेशा बड़ा नंबर आता है, ठीक है ना। तो इससे मैं बना दिया ऑप्शन नंबर ए। जरूरी नहीं है बेटा हर क्वेश्चन के लिए आपको एकदम बनाना ही है, आपको यहाँ पे ऑप्शन सही करने हैं, वो अपने आप कर रहे हैं। क्लियर है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको अभी वो भी बताऊंगा कि इसमें कौन सा क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना, तो विश्वास रखिएगा। ये वाला 13 कुर्सी और 5 मेजे का 8,280 रुपए में खरीदी गई। कितना बोल रहा है बेटा, 13 कुर्सी और 5 मेज, मैं मेज को एमसी बोल दे रहा हूं, कितने रुपए में खरीदा गया, तो 8,280 रुपए में खरीदा गया। यदि एक मेज का औसत मूल्य 1,227 है, औसत होता क्या है, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, औसत बराबर मूलों का योगफल बटे मूलों की संख्या, यही होता है मूलों की संख्या। तो ये है, तो सबसे पहले मेरे को क्या बोल रहा है, एक मेज का औसत मूल्य 1,227 है, औसत दिया 1,227 है ना, ये औसत आया है। मूलों का योग अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास मूलों की संख्या कितनी है, मेरे पास 5 मेज था, तो 5 से डिवाइड किया, तो योग निकालने के लिए ना 1,227 को 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा बेटा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 3 5 दूनी 10, 3 13 की 3 हाथ में आई 1, 5 दूनी 10, 3 5 दूनी 10 और 1 11 की 1 हाथ में आई 1, 5 एकम 5 और 1 6, 6,135 रुपए किसका आ गया, 5 मेज का योगफल आ गया। हमारे पास टोटल था 8,280, तो ये 8,280 में से ना ये 6,135 रुपए अगर घटेगा तो 10 में से 5 गया 5, ये घटा 7 में से 3 गया 4, ये 2 में से 1 गया 1, 2 1 4 5, ये आया। ये कितने का होगा, 13 कुर्सियों का ये योग आया, 13 कुर्सी का मेरे को चाहिए 13 कुर्सी का औसत, तो योग कितना आया, 2 1 4 5 बटे 13 से भाग दे दूंगा, 13 कितना हो जाएगा, ये वाला 13 से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
हाँ, 13 एकम 13, ठीक है, ये बचा 8, 13 पंचे 65, 13 चौक 52, 13 पंचे 65, 13 छक्के 165, ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 165। दिस इज ऑप्शन नंबर डी। इसको बनाइएगा, जितना आएगा आप मुझे बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वाह, ये गजब क्वेश्चन दिया। वृत्त दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 बराबर केंद्र और त्रिज्या है। तो वृत्त का जो समीकरण होता है ना बेटा, ये हमको याद रखना है। वृत्त का जो समीकरण होता है ये होता है x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। ये एकदम ध्यान रखना है। अगर मैं इसको देखूंगा, इस समीकरण में लेके आने के लिए ना मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो दिया हुआ समीकरण है ये मेरे को दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 बराबर 0। इसको मेरे को इस फॉर्म में लेके आना है। मैं लाता हूं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8x। तो इस 8x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या 2 इंटू 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं। अगर a की वैल्यू को मैं x मान रहा हूं तो 4 हो गया, ये b की वैल्यू 4 हो गई, प्लस 4 का स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है ना। तो आपने बोला क्यों किए सर, क्योंकि मेरे को चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर x प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि ये इसी के जैसा है, ठीक है ना। मैं अभी एडजस्ट करूंगा, आप देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है ना। प्लस, ठीक, ये ऐसी वाई स्क्वायर है प्लस 10y है, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या बेटा, ये वाले को इस जगह को यहां पे लिख दे रहा हूं वाई स्क्वायर प्लस 10, ये अलग अलग करके दिखा देता हूं ना। ये अगर मेरे पास इतना था एक्स स्क्वायर प्लस 8x, तो मैं इसको ऐसा लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू एक्स। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, प्लस यहाँ पे आता है b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर और कुछ नहीं है, कितना होगा 4 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ऐसी मेरे पास है, यहाँ पर देखूंगा तो वाई स्क्वायर प्लस 10y। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बेटा, वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू वाई, क्योंकि ये हो गया b, ये हो गया a, प्लस b का स्क्वायर का मतलब है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो गया y प्लस 5 का स्क्वायर, ये आ गया। लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो मैं लिख दिया ये -8 है, और आपने अलग से ये जो है लिखे हैं 5 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, ये कैसे ठीक होगा? ये भी ठीक हो जाएगा। देखिए -8 है तो ये -8 तो रहेगा ही, ठीक है। ये 5 का स्क्वायर को हटाने के लिए मैं एक और 5 स्क्वायर का माइनस कर दिया। ये 4 के स्क्वायर को हटाने के लिए मैं एक और 4 के स्क्वायर को माइनस करके इक्वल टू 0 लिख दिया। अब मेरा जो समीकरण हुआ ना वो ऐसा हो गया बेटा, ये वाला ध्यान से देखिएगा। ये मेरा समीकरण हो गया, ये हो गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये मेरा अब समीकरण हो रहा है, गलतियां नहीं करना बेटा। ये मेरा अब समीकरण हो गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको हटा ही देता हूं यहां से, ठीक है, ये ऐसे। और यहां पर हो गया ये वाला, प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर -8 स्क्वायर -5 स्क्वायर -4 स्क्वायर, ये उस साइड जाएगा। तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25 16 कितना होगा, 25 16 और 8, 25 16 और 8 कितना होगा, ये हो गया 16 और 8 कितना हो गया 24। 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 और 24 मिला के 49, 49 का मतलब हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे पास a की वैल्यू आ गई -4,
बी की वैल्यू आ गई -5 और सी की वैल्यू आ गई 7। तो ये हो गया -4 -5 ये, और त्रिज्या 7। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ये इसको ऐसे बनाना है, ये आपको देता है पेपर में, और ये सिर्फ व्यापम में नहीं है, ये रेलवे, एसएससी, बैंकिंग सब में देगा ये। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। एक समलंब एक चतुर्भुज होता है, इसमें कम से कम एक जोड़ी समानांतर और विपरीत होती है। ए और ए दोनों सही है, ए एस की सही व्याख्या है। समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है, यस सर। ठीक है ना, तो एक भुजा दोनों के क्या होते हैं, समानांतर रहते हैं। एक ये वाला चीज है, इसके समानांतर होगा, ये होगा जरूरी नहीं है, लेकिन एक भुजा समांतर होती है, तो दोनों व्याख्या सही है और ए बी की सही व्याख्या है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है ए बी सी डी के समांतर है। ये जो ए बी है ना, इस सी डी के समानांतर है, और सी डी ई एफ के समानांतर है, और ये सी डी ना ई एफ के समानांतर है, ये वाला। साथ ही ई ए बी के लंबवत है। ये जो ई ए है ना, ई ए, ये ए बी के लंबवत है। ठीक है ना, ये ई ए बी के लंबवत है। कोण बी ई एफ बराबर 55 डिग्री। बी ई एफ बराबर ये 55 डिग्री दिया है, तब एक्स और वाई के मध्य एक्स और वाई का मान क्या होगा। ठीक है, ये ऐसे करके बोल रहा है। देखिए यहां से ये 55 डिग्री दिया है ना, ये 55 डिग्री दिया है, तो यहां से देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का, यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, ये होता है 180 डिग्री, पूरा होता है ना 180 डिग्री। तो ये क्योंकि इस त्रिभुज के बाहर कोण बन रहा है, मतलब ये एक पूरक कोण हो गया, तो ये वाला कोण कितना आएगा बेटा, ये वाला कोण आएगा 180 डिग्री में से ना, 180 डिग्री में से 55 डिग्री को माइनस कर देता हूं। ये वाला जो कोण बन रहा है ना, इस कोण का बात बता रहा हूं बेटा, इसको नहीं ले रहा हूं, है ना। ये वाला जो कोण बन रहा है, इसी की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे। 180 में से 55 को माइनस करूंगा, 10 में से 5 गया 5, ये कटा 7 में से 5 गया 2, और ये हो गया 125 डिग्री। ये आया 125 डिग्री। अगर ये 125 डिग्री आ रहा है ना, तो ये भी कितना आएगा, 125 डिग्री। ठीक है ना। देखिए ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चित्र में ए बी और सी डी दिया हुआ है। देखिए चित्र में ए बी और सी डी के समानांतर है, सी डी ई एफ के समानांतर है, ये इसके समानांतर है, ये इसके समानांतर है। ये बोल रहा है लंबवत है ना, ए बी के लंबवत है। ये जो है ना, इस ए बी के लंबवत है। ठीक है, बी ई एफ बराबर 55 डिग्री। ये जो बी ई एफ बराबर 55 डिग्री दिया है, तो ये वाला कोण निकालना है। आपको मालूम है ना, ये त्रिभुज है बेटा, ये त्रिभुज है, और ये त्रिभुज के बाहर है, मतलब एक प्रकार का पूरा कोण हो गया। पूरा कोण निकालने के लिए ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री से 55 को माइनस करूंगा ना, तो y आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, कितना आएगा, तो 125 डिग्री, मतलब y आ गया। अब चूंकि ये भी समानांतर है, ये भी समानांतर है, और ये ऐसे काट रहा है, तो ये कोण और ये कोण होंगे संगत कोण, और संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये 125 डिग्री होगा ना, तो ये भी कितना होगा, 125 डिग्री। ध्यान रखिएगा, अगर ये और आगे चलता ना ऐसे, तो ये भी 125 डिग्री ही बनाता है। ठीक है ना, तो ये 125 ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। इसको ऐसे बनाना है बेटा, छोड़ना नहीं है, ये सारे क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जाता। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूं कि कौन सा क्वेश्चन गलत है।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पर मैंने इसको लिया है क्योंकि जगह नहीं हो रहा था ना, तो ये मैंने इसको बनाया है। देखिए ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया है, रघु की किराने की दुकान में रखा चावल पुराना हो गया था, उसने चावल 35 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदा था। स्टॉक खत्म करने के लिए वह 10 किलो चावल 300 रुपए में बेचता है। मैं मान लेता हूं कि वो खरीदा भी 10 ही रुपए का था, तो खरीदने वाला कॉस्ट प्राइस कितना खरीदा, 35 रुपए का, 10 किलो के हिसाब से खरीदा तो 350 रुपए, और बेचा कितने में, तो सेलिंग प्राइस बेच दिया 300 में। तो नुकसान कितना हुआ बेटा, खरीदा 300 में और 350 में बेचा 300 में, तो उसको लॉस हुआ बेटा कितने का, तो 350 माइनस 300 करूंगा तो 50 रुपए का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। ठीक है, अरे यार 50 रुपए का उसको लॉस हो गया। कितने में, तो आप बोलेंगे सर 350 में इंटू 100, तो 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 7 35, और 1/7 का परसेंटेज वैल्यू होता है 14 सही 2/8%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ये सब करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा बेटा, इतना 14 से काट रहे हैं 1/7, काहे के लिए परसेंटेज पढ़े आप बेटा। 1/7 की वैल्यू 14:2/7 होता है, ये बस आप कर लीजिए, ये वाला ये 2/7 होगा, ये बस आप कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 16% बोलता है तो 16 का कितना हो जाता है, 16 सही 2/3% हो जाता है, 17% आपको करना रहता है। ये सब चीजें आपको सीखना है बेटा। अगर 1/7 1/8 रहता तो क्या हो जाता, तो 1/8 हो जाता तो 12.5%, 1/9 हो जाता तो 11:1/9%, 1/10 हो जाता तो 10%। ये सब चीजें आपको याद रखना है, एटलीस्ट 1 से 1/10 तक का तो याद ही कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा ये सॉल्व हो गया। ठीक, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो कि रॉन्ग था ना, इसका अप्रोच ऐसी कुछ रहता, मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है वो क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था, ये रॉन्ग क्वेश्चन है, बट आप फिर भी इसका बनाने का तरीका देख लीजिए। ठीक है ना, इसमें मैं भी शायद सबको बोनस मार्किंग देना चाहिए, उसको बोल रहा है। एक व्यक्ति अपनी धनराशि, ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 12.5%, जैसे 12.5 का मतलब होता है 1/8, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ठीक है ना, 1/8 खो देता है, और शेष धनराशि 70% खर्च करने के बाद उसके पास 210 रुपए बचते हैं। शुरुआत में उसके पास कितनी धनराशि थी, तो इसको जनरल मेथड से सॉल्व करने से अच्छा है कि बाय ऑप्शन जाते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं कि उसके पास ना शुरुआती में 800 रुपए था, 800 इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि आसान पड़ेगा, आपको तरीका समझ आएगा, फिर आप वही तरीका दूसरे में मानिएगा। ठीक है, मान लेता हूं उसके पास शुरुआती दौर में 800 रुपए था, ये उसके पास शुरू में पैसा था। ठीक है, वो क्या बोल रहा है प्रश्न में कि 12.5% खो दिया, तो 800 का 12.5% का मतलब है 1/8, अभी मैंने बताया, तो ये 100 आ गया, तो इसका मतलब है 100 रुपए ना उसने खो दिया बेटा, ये खो दिया तो बचा उसके पास कितना बेटा, तो बचा हुआ 800 में से इस 100 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 700। ठीक है ना, अब ये बोल रहा है कि शेष धनराशि का 70% खर्च करने के बाद यही शेष बच रहा है उसके पास, तो आप कितना खर्च किया, तो बचे हुए राशि का 70% खर्च कर दिया, तो 0 से 0 कट गया, ये हो गया 7 49 490। तो अब मेरे पास बताना है कि उसके पास कितनी धनराशि थी, तो अब बची हुई धनराशि कितनी होगी, बची हुई धनराशि तो ये हो गया, उसके बाद कितना बचा था 700 में से 490 को माइनस कर देगा तो कितना आएगा, ये 0 से 0 गया, 0 में से 9 गया, मतलब 10 में से 9 गया 1, 6 में से 4 गया 2, ये 210। हाँ यार आ तो रहा है, सॉरी ये आ गया आपका आंसर नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। इसको हम लोग जब मतलब ये जब क्वेश्चन मिला था तो बहुत सारे बच्चे लोग बता रहे थे कि सर ये इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो मुझे लगा था मैं भी ये गलत होगा, इसलिए मैंने इसको अलग से लेके रखा था, क्योंकि 210 आ रहा है ना बची हुई राशि, तो मतलब ये क्वेश्चन सही है ना, 210 बचना चाहिए था तो 210 बच गया। ठीक है, ये ऐसे अप्रोच से बनाएंगे ना तो आपका थोड़ा क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। इंस्टेड ऑफ जनरल मेथड आप बाय ऑप्शन भी जा सकते हैं। ठीक है ना,
तो वीडियो पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैथ्स वाले क्वेश्चन से मैक्सिमम लोग भाग जाते हैं। भागना नहीं है बेटा, सॉल्व करना है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है। ऐसे ही मैं और भी क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करवाते रहूंगा। तब तक मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, मेरे इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।